नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत का इतिहास में हम जिस टॉपिक पर अभी चर्चा कर रहे थे वो था कनिष्क कुषाण वंश। पिछले लेक्चर में हमने कनिष्क के बारे में शुरुआती जो उसका योगदान रहा उसके बारे में पढ़ा। अब हम कनिष्क की धार्मिक उपलब्धियां या यूं कहें बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करेंगे। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र की विजय की और वहां से एक बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को प्राप्त किया। अश्वघोष के संपर्क में आने से कनिष्क पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और वह बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कनिष्क ने कई बौद्ध विहार भी बनवाए, जिनमें से एक प्रमुख पेशावर में बनाया हुआ विशाल बौद्ध विहार भी है। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिससे भी हम कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने जिन सिक्कों को बनवाया था उसमें महात्मा बुद्ध के भी चित्र थे, जिससे भी यह ज्ञात होता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों पर यूनानी देवताओं के, ईरानी देवताओं के, हिंदू देवताओं के भी चित्र अंकित रहे, जिससे हम कह सकते हैं कि कनिष्क का धार्मिक दृष्टिकोण उदार और सभी धर्मों को आदर करने वाला, सहिष्णुतापूर्ण था। अब हम पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में चर्चा करते हैं। तो क्या कार्य किए कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम आए? ऐसा कहा जाता है कि ईसा पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जितना योगदान कनिष्क ने दिया, संभवतः महात्मा बुद्ध भी वो कार्य नहीं कर पाए। देखते हैं, कनिष्क ने कई जगहों पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया। जो एग्जिस्टिंग मठ और विहार थे उनका पुनर्निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। कश्मीर में, पेशावर में, मथुरा में अनेक विहारों का निर्माण करवाया, स्मारकों का निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण करवाया, जो कि कई शताब्दियों तक, आने वाली कई शताब्दियों तक ये स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र बने। स्वयं कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जो कि एक विख्यात बौद्ध तीर्थ के रूप में 8वीं 9वीं शताब्दी तक चर्चित रहा और समय समय पर
महान बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थल की यात्रा भी की। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया और भी भिन्न भिन्न स्थानों पर धर्म प्रचारकों को भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कनिष्क का जो माना जाता है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। कनिष्क के समय तक बौद्ध संप्रदायों में कई सारे मतभेद उत्पन्न हो गए थे, कई शंकाएं उत्पन्न हो गई थी, परस्पर विरोधी विचार पैदा हो गए थे। इन सब पर समाधान खोजने के लिए और बौद्ध धर्म को पुनर्संगठित करने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक जगह पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, इस समिति का जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र और उपाध्यक्ष का पद था अश्वघोष के पास। 6 महीने तक ये अधिवेशन चलता रहा और इस अधिवेशन में त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई। त्रिपिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन पर टीका लिखी गई जिसका नाम रखा गया महाविभाष्य। महाविभाष्य इन टीका को ताम्र पत्रों पर अंकित करके एक पत्थर के संदूक में रखा गया और उसके ऊपर भी एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया। इस सभा की ये एक विशेष बात रही कि इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद में बौद्ध धर्म सीधे सीधे 2 भागों में बंट गया, महायान और हीनयान। और कनिष्क ने महायान धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि कनिष्क को जो इतिहास जानता है वो उसकी राजनीतिक जीवन की वजह से नहीं जानता जितना कि बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में जानता है। अब हम आगे चलते हैं। साहित्यिक उपलब्धियों का मतलब है कि कनिष्क के शासनकाल में साहित्यिक दृष्टि से क्या रचा गया। हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि कुषाण युग महान साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था और न केवल साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए बल्कि दर्शन शास्त्र के ग्रंथ भी लिखे गए, चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ भी लिखे गए। महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध भिक्षु अश्वघोष, नागार्जुन और चरक कनिष्क के ही समकालीन थे। अश्वघोष उसका दरबारी था, नागार्जुन उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान था, चरक कनिष्क का राजवैद्य था। तो अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी थी, सौदरानंद लिखी थी, नागार्जुन ने अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण भी एक ग्रंथ लिखा था और नागार्जुन ने मध्यम कारिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी।
वसुमित्र ने महाविभाष ग्रंथ की रचना की थी। चरक से तो सब परिचित हैं। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो कि चिकित्सा शास्त्र का प्रामाणिक और मौलिक ग्रंथ माना जाता है। फिर हम देखें कलात्मक उपलब्धियां कि कला के क्षेत्र में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। कनिष्क ने स्वयं ने कई इमारतों का, कई स्तूपों का, स्मारकों का, विहारों का, राजप्रसादों का, मूर्तियों का निर्माण करवाया। पेशावर में यानी पुरुषपुर में 400 फुट ऊंचा एक विशाल स्तूप बनवाया जिसमें 13 मंजिलें थी। अच्छा, कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरमुख नामक नगर बसाए। गांधार कला और मथुरा कला का विशेष जो उन्नति है वो कनिष्क के समय में ही हुई है। अब ऐसा कहते हैं कि कनिष्क की मृत्यु लगभग 101 ईस्वी के करीब करीब हुई और उसने 41 वर्ष तक शासन किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि कनिष्क का जो मृत्यु है वो 23 वर्ष के शासन के बाद हुई। कुछ कहते हैं कि 41 वर्ष के शासन के बाद हुई। हमें इन दोनों चीजों को ही लिखना है। अब कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन कौन थे वो हम देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठते हैं वासिक्ष, वा, सी, आधा श और क, और उसके बाद गद्दी पर बैठता है हुविष्क। हुविष्क थोड़ा योग्य व्यक्ति था। हुविष्क ने कश्मीर में हुविष्क नामक नगर भी बसाया और हुविष्क के बाद में गद्दी पर बैठा वासुदेव। और वासुदेव के जो लेख और सिक्के मिले हैं वो मथुरा, पंजाब और संयुक्त प्रांत से मिले हैं, जिनसे ये ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य थोड़ा सा सिकुड़ गया था। अच्छा, वासुदेव के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां खुदी हुई थी, तो जिससे लगता है कि पुनः वो शैव धर्म का अपना लिया था, अनुयायी बन गया था। और वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट था और उसके बाद से कुषाण वंश का पतन होना शुरू हो गया था। कनिष्क का चरित्र मूल्यांकन अगर हम करें तो वही योद्धा, महान विजेता, योग्य शासक, बौद्ध धर्म का संरक्षक और साहित्य और कला का संरक्षक। इन चारों पॉइंट्स को हम अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर लेंगे। आरपी त्रिपाठी साहब ये कहते हैं कि कनिष्क एक महान विजेता था और बौद्ध धर्म का आश्रयदाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसी वीरता थी उसके अंदर और अशोक जैसा धार्मिक उत्साह था उसके अंदर। इतिहास के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक मिला जुला रूप था। तो ये आर.एस. त्रिपाठी साहब की कोटेशन से क्लियर हो जाता है। डॉक्टर पी.एल. भार्गव ये कहते हैं कि न केवल वो एक महान विजेता था, धर्म प्रचारक था, बल्कि महान निर्माता, विद्या और कला का आश्रयदाता था और निश्चित रूप से कनिष्क की जो गणना होती है भारत के सर्व महान सम्राटों में होती है। और अब हम चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, कुषाण कालीन भारत की दशा का वर्णन कीजिए और कुषाणों के शासनकाल में भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए। इसमें हम इन दो पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, दो स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी? उसका प्रशासन, आर्थिक दशा, सामाजिक जीवन, धार्मिक, साहित्यिक, मुद्रा, कला और फिर फाइन। कनिष्क के काल में, या यूं हम कहें कि कुषाणों के काल में सर्वाधिक जो प्रमुख शासक था वो कनिष्क ही था। तो कनिष्क के शासनकाल में
साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास हुआ और कला, साहित्य, धर्म, ज्ञान विज्ञान, व्यापार, इन सब में पर्याप्त उन्नति हुई। कहने को तो कुषाण जो थे वो एक चीनी कबीला था, लेकिन कनिष्क और उसके उत्तराधिकारी इस तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रच बस गए कि भारतीय भी कनिष्क को भारत का एक महान सम्राट मानते हैं, अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में जैसा कि शकों ने यह सिस्टम किया था कि उनके गवर्नर्स को क्षत्रप कहा जाता था। गवर्नर्स को क्षत्रप कहा जाता था। कुछ कर्मचारियों के नाम हमें विदेशी मिलते हैं। कैसे? स्ट्रोटेजस, स्ट्रोटेजस और मैरिडिज। मैरिडिज कहते थे जिला न्यायाधीश को और स्ट्रोटेजस कहते थे सैनिक गवर्नर को। ये तो थे विदेशी नाम। भारतीय नाम थे अमात्य महासेनापति। ऐसा राजतंत्र था और राजतंत्र में कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र की संज्ञा दी थी, देवताओं का पुत्र। कुषाण वंशी राजा थे, वो अपने आप को देवताओं के रूप में या देवताओं के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो गवर्नर्स थे यानी जो क्षत्रप थे उनको अपने सिक्के जारी करने का अधिकार था। और कनिष्क के शिलालेखों में भी कई क्षत्रपों का उल्लेख हमें मिलता है। पदाधिकारी कौन कौन से थे? दंडनायक, महादंडनायक, फिर फौजदारी मजिस्ट्रेट, सेना का नेता, पुलिस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, ये सारे अधिकारी वहां पर हुआ करते थे। शांति और सुरक्षा कायम थी। आर्थिक दशा पर हम चर्चा करें। व्यापार अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार दोनों हुआ करते थे। देश में चूंकि सुख शांति थी तो व्यापार की तरक्की हुई और साम्राज्य के विभिन्न भागों से विदेशों में भी माल भेजा जाता था। पश्चिमी तट से समुद्री मार्ग होता था। रोमन साम्राज्य से भी भारत का व्यापार बहुत ही अच्छा था और बड़ी मात्रा में सोना भारत आता था। भारत की जो मलमल है उसकी विदेशों में खूब मांग हुआ करती थी। देश की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य भार था वो कृषि पर था और कृषकों को पूरी जानकारी थी फसलों को उगाने की, सुधारने की। पशुपालन एक महत्वपूर्ण उद्योग था और अकाल की भी कई बार चर्चा हुई है, तो उसका सामना करने के लिए सरकारी गोदाम या भंडारों की भी, जिससे कि अनाज का उचित वितरण किया जा सके, उल्लेख मिलते हैं हमें। और उद्योग धंधों में साधारण लोग भी जुड़े हुए थे और संपन्न थे, दान दक्षिणा किया करते थे। व्यापारिक श्रेणियां थी वहाँ पर और श्रेणियों में सुनार थे, वस्त्र निर्माता थे, तेली थे, सुगंधित तेल बेचने वाले थे, चूड़ी निर्माता, दही निर्माता, हलवाई, गेहूं के आटे के निर्माता, फल विक्रेता, आटा पीसने वाले मतलब गेहूं पीसने वाले, ये सारे लोग हुआ करते थे। कुम्हार थे, बांस का सामान बनाने वाले थे। और जो व्यापारियों के समूह थे, श्रेणियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था और ये श्रेणियां पैसा जमा भी करती थी और उधार भी देती थी। धातुकारों में जो मेटल का काम करते थे, लोहार है, सुई निर्माता है, सुनार है, तांबे, शीशे, कांच, टिन, पीतल, हाथी दांत, लोहे आदि वस्तुएं बनाने वाले थे। और आदिवासी भी शहर के साथ व्यापार करते थे। शिकारी थे, सपेरे थे, वृक्षों की छाल बेचने वाले थे, पक्षी पकड़ने वाले थे, नाटककार थे, नर्तक थे, विदूषक थे, लेखक, वैद्य, ये सब लोग थे। और दास दासियां हुआ करते थे, बच्चों की देखभाल के लिए दासियां भी हुआ करती थी। और सामाजिक जीवन में
वर्ण व्यवस्था आधारित थी। विवाह जो थे वो सजातीय विवाह थे, अंतर्जातीय विवाहों पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। चारों जातियां थी वर्ण व्यवस्था में। वस्त्र उद्योग भी अच्छा था, लोग प्राय गांधार क्षेत्र में धोती पहनते थे, सर पर रुमाल या साफा बांधते थे और आभूषण दोनों ही पहनते थे, हार, बाजूबंद, चूड़ियाँ, पायजेब, कुंदे पहना करते थे, सूती वस्त्र हुआ करते थे, खादी भी थी और सिल्क भी था। खाना जो था, भोजन था, वो मांसाहार और शाकाहार दोनों ही था। मनोरंजन के साधनों में अखाड़े थे, व्यायामशालाएं थी, सुंदर उद्यान थे, वाद्य यंत्र थे, नृत्य, संगीत, शिकार, पासा, ये सब कुछ थे। त्यौहार अच्छे खासे मनाए जाते थे। और धार्मिक स्थिति में अगर हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण ये है कि महायान संप्रदाय सबसे प्रमुख था। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को राजकीय धर्म, राजधर्म घोषित किया गया। लेकिन कुषाणों की जो धार्मिक नीति थी वो धर्म सहिष्णु थी। तो ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इनका भी काफ़ी वर्चस्व था। सब धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। आज की तरह ऐसा नहीं था कि भाई ये धर्म है तो इसको विशेष छूट दे दी जाए और ये धर्म है तो इसको कुछ नहीं दिया जाए। संस्कृत बौद्ध धर्म की भाषा बन गई थी और ब्राह्मण वर्ग का बहुत आदर था। दक्षिणा मिलती थी, खूब भोजन करवाया जाता था। और ब्राह्मण धर्म के प्रमुख देवता जो थे वो हिंदुओं के देवता बन गए, सनातन धर्म के देवता बन गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्र। और जैन धर्म ने भी काफ़ी उन्नति की। साहित्यिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। और सबसे प्रमुख लेखक इस समय के थे कौन? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौदरानंद की रचना की थी। संस्कृत भाषा में लिखे थे ये और बहुत ही स्टैंडर्ड के ग्रंथ थे ये। फिर नागार्जुन ने मध्यम कारिका लिखी, वसुमित्र ने महाविभाष्य लिखी, चरक ने चरक संहिता लिखी। फिर इसी काल में महावत्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदानम, सुधर्म पुंडरिक, मिलिंदपनो, मीनांडर और नागसेन की कथा है। मुद्रा में अगर हम देखें, अगले पेज पर आ जाते हैं। हाँ, धार्मिक स्थिति होगी, साहित्य होगा, मुद्रा में हम देखें तो सोने और तांबे के सिक्के थे। ऐसा कहा जाता है कि सोने के शुद्ध सिक्के कुषाणों ने चलाए, जिसमें किसने चलाए? विम कदफिसस ने चलाए। कुषाणों के जो सिक्के थे उन पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं के चित्र थे। एक प्रश्न ये आता है कि किसके सिक्कों पर नंदी और शिव और त्रिशूल के अंकित थे? तो हुविष्क और विम कदफिसस। फिर हम देखें कला में पेशावर में बौद्ध विहार बनवाया इसने, सिरमुखवक और कनिष्कपुर नगर बसाया। मूर्ति कला की खूब उन्नति हुई गई इसमें। मूर्ति कला में भारतीय और यूनानी मूर्ति कला के मिश्रण से गांधार कला का जन्म हुआ और गांधार कला में महात्मा बुद्ध की कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं जिनका शारीरिक सौष्ठव बड़ा अच्छा है और भावनाओं का अंकन तो किया गया है भारतीय परंपरा के अनुसार और बाह्य अलंकरण किया गया यूनानी के अनुसार। तो गांधार कला जो थी वो बहुत ही उत्तम उच्च कोटि की कला थी। मथुरा शैली का भी जन्म हुआ और चित्रकला का भी खूब प्रभाव इस पर पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुषाण काल में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में दोबारा भारत एक छत्र राज के नीचे महान साम्राज्य के रूप में बना, जिसमें न केवल उत्तरी भारत शामिल था बल्कि भारत से, वर्तमान भारत से बाहर के क्षेत्र भी शामिल थे। और ये कहाँ तक पहुँच गए थे? मध्य एशिया तक पहुँच गए थे। इस युग में धर्म, साहित्य, मूर्तिकला का खूब विकास हुआ। महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, गांधार कला का, बौद्ध मूर्ति का आगमन हुआ। अश्वघोष और नागार्जुन जैसे महान साहित्यिक लोग इसी समय के हैं और महान आयुर्वेदाचार्य चरक इसी समय के हैं। संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा विकास इसी समय में हुआ और आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। गांधार कला के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा। अलग से प्रश्न आता है गांधार कला और मथुरा कला कि
गांधार कला और मथुरा कला के हम साथ साथ में पॉइंट्स बनाते रहते हैं। गांधार कला की जो मूर्तियां थी वो स्लेटी पत्थर की थी और मथुरा कला की मूर्तियां लाल पत्थर की थी। गांधार कला की मूर्तियां स्लेटी कलर की और इसकी लाल पत्थर की। अब गांधार कला के विषय तो है भारतीय, शैली है यूनानी। गांधार कला की विषय तो है भारतीय, शैली है यूनानी, इसलिए इनको इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है और मथुरा कला तो भारतीय है। अब मथुरा कला में बौद्ध की जो मूर्तियां हैं, बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो यूनानी देवता अपोलो से मिलती हुई हैं, अपोलो से मिलती हुई हैं और बुद्ध मूर्तियों के जो शीश हैं वो केश युक्त या अलंकृत कर्ली हेयर्स हैं। ये कर्ली हेयर्स का सिस्टम कहाँ से आया है? यूनान से आया है या रोमन कला से आया है। और जो बोधिसत्व की मूर्तियां हैं वो यूनानी राजाओं की तरह है। वस्त्र जो है वो बहुत ही तड़क भड़क वाले हैं, भड़कीले से हैं और रत्नाभूषणों से जड़ित हैं। फिर मांसपेशियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई हुई हैं, पारदर्शी कपड़े हैं, सलवटें हैं, सुंदर नक्काशी की हुई है गांधार कला में। अब हम देखते हैं मथुरा कला। हमने देखा पत्थर हैं, लाल पत्थर हैं, मूर्तियां बहुत विशाल हैं और भौतिकवादी हैं। अब हम ये देखते हैं कि शैली कैसी है। मूर्तियों पर मूछें नहीं है, मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं है, दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में, इस तरह से अभय मुद्रा में बताया हुआ है और मूर्तियों में सिंहासन कहीं ना कहीं वो बैठे हुए मिलते हैं। फिर मथुरा के अजायब घर में जो कनिष्क की मूर्ति है और मथुरा के आसपास जो बुद्ध और बुद्ध के बोधिसत्व की मूर्तियां हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, स्त्री पुरुषों की मूर्तियां हैं, ये सारी मथुरा कला की द्योतक हैं, श्रेष्ठ नमूने हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है। क्या क्या किया है इसके अंदर वो हम फिर से एक बार कर लेते हैं। हमने 2 लेक्चर्स के अंदर इस पूरी स्लाइड को किया है। तो इस स्लाइड में हमारी शुरुआत हुई शकों से कि शक कौन थे और फिर हमने नहपान और गौतमपुत्र शातकर्णी के संघर्ष का उल्लेख किया, शकों के आक्रमण की चर्चा की, शक जाति का परिचय दिया, फिर उनके जो 4 भाग थे, शकों की 4 शाखाएं जो हैं, तक्षशिला के, मथुरा के, पश्चिमी क्षत्रप और महाराष्ट्र के और उज्जैन के क्षेत्र। फिर हमने रुद्रदामन की चर्चा की, रुद्रदामन का परिचय, किसका पौत्र था? चष्टन का पौत्र था, उज्जैन का था, उपलब्धियां क्या रही इसकी और योद्धेयों और सातवाहनों से इसका युद्ध हुआ, शासन व्यवस्था, क्षत्रप व्यवस्था देखी, फिर उसका चरित्र। फिर हमने कनिष्क की बात की, कनिष्क में हमने कुषाण देखा, कुषाणों में यूची कबीले के लोग, 5 इनकी जनजातियां, शाखाएं और एक शाखा भारत आती है जिसका प्रमुख था कुषाण, इसी के नाम से जाने गए। कुषाणों के शासक हैं कुजुल कथफिसस पहला शासक, भीम कथफिसस दूसरा और फिर बाद में, तीसरा नहीं, बाद में कनिष्क हुआ। कनिष्क के बारे में, इसके सिंहासन की तिथि, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, यानी उसका सेंटर पॉइंट कौन सा था? वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर। कश्मीर जीता, कश्मीर जीतकर वहाँ पर कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया, वहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, दोनों चीज़ों का काम हुआ। फिर पाटलिपुत्र की विजय हुई। पाटलिपुत्र की विजय में क्या हुआ? अश्वघोष मिला और बुद्ध का जलपात्र मिला और शायद एक बोलने वाला मुर्दा या ऐसा भी कुछ था। पार्थियन पर विजय, चीन पर विजय प्राप्त की। पाटलिपुत्र देखा, पार्थियन देखा, चीन पर प्रथम आक्रमण में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन द्वितीय आक्रमण में वो जीता। यारकन, खोतान ये प्रदेश वापस से प्राप्त किए। हमने कनिष्क का साम्राज्य विस्तार देखा कि ऊपर चाइना बॉर्डर से लेकर बनारस तक का पार्ट कनिष्क के पास में था। धार्मिक उपलब्धियों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। फिर हमने साहित्यिक उपलब्धियां देखी, नागार्जुन इसके समय में थे, चरक इसके समय में थे और अश्वघोष इसके समय में थे। फिर इसका चरित्र मूल्यांकन, फिर ये प्रशासन, आर्थिक दशा, सामाजिक जीवन,
धार्मिक जीवन, साहित्य, मुद्राएं, कला, और फिर हमने फाइनली देखा कि ये कनिष्क बहुत ही महान सम्राट था। आपको इसी प्रकार से इन सब के नोट्स बनाने हैं और इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। बार बार आपको इनको नोट करना होगा ताकि आप इनको ढंग से लर्न कर सकें। कई सारे क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और आप उनको जब तक ढंग से लिखकर नोट नहीं करेंगे तब तक उसको अटेंड करना मुश्किल रहेगा। आराम से इसको बार बार लर्न कीजिए।